चलिए बेटा, नेक्स्ट हम बात करें तो कल लास्ट कौन सा कीट पढ़ लिया था? चने का फली छेदक पढ़ लिया था या कंप्लीट हो गया था? ओके, चलिए ठीक है। तो चने का फली छेदक कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? ओके, अन्य नाम पढ़े थे, मतलब स्टार्ट ही करा था अपन ने। लाइफ साइकिल पढ़ ली थी क्या उसकी? नहीं पढ़ी, सिर्फ उसके नाम देखे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसलिए हम इससे आगे चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करें बेटा, हमारा जो कीट है उसका नाम क्या है? चने का फली छेदक। क्या नाम है? चने का फली छेदक, या फिर इंग्लिश में बात करें इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? ग्राम पॉड बोरर। क्या कह सकते हैं? ग्राम पॉड बोरर। इसका जो गण है वो कौन सा है बेटा? लेपिडोप्टेरा। तो इसमें कायांतरण कैसा होगा बेटा? पूर्ण प्रकार का। सिंपल सा याद हो गया उससे। इसका जो कुल है वो क्या है बेटा? नोक्टोइडी। क्या कुल है इसका? नोक्टोइडी। फिर बात करें इसके अंदर कितनी स्टेजेस मिलेगी? 4 स्टेजेस। कौन कौन सी? अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। वो बात हो गई थी। लाइफ साइकिल हमको बात करनी बेटा, एक बार देख ले। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या बनेगा बेटा? अंडा बनेगा। क्या बनेगा? अंडे से क्या बनेगा? लार्वा। लार्वे से क्या बनेगा बेटा? प्यूपा। और लास्ट जो प्यूपा बना उससे क्या बनेगा? वयस्क बनेगा। तो ये 4 अवस्थाएं इसके जीवन की हमारे पास है। सबसे पहले अंडे से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बात कर लेते हैं। अंडा जो है इसके अंदर, उसके लिए याद रखना बेटा कितने अंडे दिए जाते हैं? लगभग 500 से 1000 अंडे दिए जाते हैं। कितने अंडे दिए जाते हैं? 500 से 1000 अंडे दिए जाएंगे। बात करेंगे कि कहां पर देंगे, तो स्थान की बात करेंगे। कल बात कर ली थी क्या किस जगह पर देंगे? नहीं करी थी, तो देख ले बेटा कहाँ दिए जाएंगे। जो भी हमारे पौधे हैं, जो भी इसके पोषक पौधे हैं, तो पौधे के कोमल भागों पर कहाँ दिए जाएंगे बेटा? पौधे के कोमल भागों पर अंडे दिए जाते हैं। बस इतनी सी चीज हमें ध्यान रखनी है, इसके अलावा कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा इनका जो ऊष्मायन काल है। ऊष्मायन काल आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ याद रखना है बेटा कितने होते हैं? लगभग 7 से 10 दिन। कितने दिन? 7 से 10 दिन बाद क्या होता है? ये जो अंडे हैं, इन अंडों से कौन निकलेगा बेटा? लार्वा निकलेगा। लार्वा के लिए सबसे पहली चीज ही हमें याद रखनी है बेटा, ये कैसी है? क्षतिकारक अवस्था है। कैसी अवस्था है? क्षतिकारक अवस्था। मतलब हमारी फसलों में नुकसान पहुंचाने वाली इसकी अवस्था कौन सी है? लार्वा अवस्था। ठीक है, कारण क्या है बेटा? लार्वा नुकसान क्यों पहुंचाता है? क्योंकि इसके मुखांक जो है वो किस प्रकार के होंगे? काटने व चबाने वाले। हमने पहले भी बात करी, जितने भी लार्वा हैं वो सभी किस प्रकार के होते हैं? काटने व चबाने वाले होते हैं। तो उसी से याद रखना। फिर बात करें बेटा इसके लार्वा के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो रंग है वो कैसा होता है? हल्का हरा। कैसा रंग होता है बेटा? हल्का हरा रंग जो है वो इस लार्वा का होता है। इसके साथ साथ इसमें एक खास है कि इसमें 2 धारियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? 2 धारियां पाई जाती है। किस रंग की? सफेद रंग की। किस रंग की पाई जाएगी बेटा? सफेद रंग की 2 धारियां जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। इस प्रकार का लार्वा होता है। कल हमने बात भी करी थी, देख लिया था लार्वा, है ना? तो इसका लार्वा जो है वो हल्के हरे रंग का और 2 सफेद धारियां उसके शरीर पर पाई जाती है। पूरे शरीर पर इस साइड एक धारी और इस साइड एक धारी, तो 2 धारियां इसके ऊपर पाई जाएगी। फिर उसके बाद जब ये लार्वा काल जो है वो लगभग इसका कितना रहता है बेटा? 25 से 30 दिन का। कितने दिन का? तो लगभग ये 1 माह तक क्या करता है? क्षति पहुंचाता है। ठीक है, 1 माह के आसपास क्षति पहुंचाकर फिर ये वापस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि ये प्यूपा कितने समय तक रहता है, तो ये जो प्यूपा है वो 8 से 15 दिन का रहता है। कितने दिन का बेटा? 8 से 15 दिन का। और इसी से याद रखना है बेटा, ये कहां पर पाया जाता है? मृदा में। कहां पर? मृदा में। कितनी गहराई पर? 8 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर। कितनी गहराई पर? बस, तो दोनों यहां से एक साथ ही हमें याद हो गए।
ठीक है। फिर उसके बाद ये जब 8 से 15 दिन तक रह गया तो फिर ये कन्वर्ट किसके अंदर होगा, वयस्क में, वापस से वयस्क बनेगा। वयस्क की बात करें बेटा तो वयस्क के लिए इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, पहली चीज तो कि इसके अंदर क्या होता है, वयस्क जो है उसका रंग कैसा होता है, हल्का भूरा। किस रंग का होगा, हल्के भूरे रंग का इसका वयस्क होता है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो हमको अलग याद रखना है। कातरा का वयस्क था, उसमें क्या बात याद रखी थी बेटा, कातरा का जो वयस्क है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखी थी, हल्के भूरे रंग का होता है। और वो तो कैटरपिलर पर बेटा लार्वा के अंदर होते हैं। जो आप कह रहे हो ना बाल पाए जाते हैं, वो बाल किसके अंदर थे, कातरा के लार्वा में थे, वयस्क में नहीं थे। वयस्क का कल मैंने डायग्राम बताया था, पंख के अग्रभाग और इसका जो थोरेक्स या वक्ष होता है उस पर क्या होता है, लाल रंग होता है, सिंदूरी लाल रंग होगा, ठीक है। फिर बात करें एक और हम बात कर चुके हैं, तो इसके अंदर किसकी बात करेंगे, हमारे चने के फलीछेदक की। इसकी खास बात क्या होती है बेटा, इसके अंदर हल्का भूरा रंग जो है ये शरीर का होगा। इसके साथ साथ इसका जो हमारे पंख है बेटा, तो पंखों पर क्या पाई जाती है, काले रंग की पट्टी। क्या पाई जाती है, काले रंग की पट्टियां जो है वो पाई जाती है, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। तो दोनों को हम अलग कर सकते हैं ना, दोनों को अलग अलग पहचान सकते हैं। उसमें तो लाल सिंदूरी रंग था और इसके अंदर कैसी है, इसके ऊपर पट्टियां पाई जाती है। दूसरा याद रखेंगे हमारा जो किसका सफेद लटका वयस्क था, उसके अंदर क्या याद रखना था, उसके पंखों पर क्या मिलते हैं, सफेद व काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। तो इस तरह से वयस्क का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखना है। लार्वा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, इसका रंग हल्का हरा होता है और उसके ऊपर 2 सफेद धारियां पाई जाती है। प्यूपा इसका कहाँ मिलेगा, मृदा में, कितनी गहराई पर, 8 से 15 सेंटीमीटर। और बात करें इसके जो अंडे हैं वो कितने हैं, लगभग 500 से 1000 अंडे देता है। अब यहाँ पर एक खास बात बेटा वो मैं आपको बता दूं, कल हमने इसके बात कर ली थी, इसके जो उपनाम है वो कौन कौन से हैं। एक तो चने का फलीछेदक जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा था, अमेरिकन बॉलवर्म जो किसके अंदर हुआ, कपास के अंदर। तो यहाँ पर एक बार आप देखें बेटा, इसकी जो क्षति है वो किसके अंदर है, एक तो चने के अंदर। किसके अंदर है बेटा, तो हम यहाँ पर इसकी क्षति की बात कर ले तो क्षति किसको पहुंचाता है, एक तो चने की फसल में। दूसरा हमने बात करी कपास के अंदर बॉलवर्म है तो कपास की फसल में नुकसान पहुंचाता है। तीसरी हमने किसकी बात करी बेटा, टमाटर का फल छेदक, या फिर इसको हम बैंगन का फल छेदक भी कह सकते हैं, और कई बार ये भिंडी के अंदर भी लगता है बेटा। तो अब मुझे एक खास बात बताओ, चना जो है ये कौन सी ऋतु का पौधा है, रबी ऋतु का। अब लगाएंगे ना चने, ठीक है, तो रबी ऋतु का है। कपास की बात करें कौन सी ऋतु का है, खरीफ की ऋतु का। टमाटर की बात करें तो ये क्या किसी ऋतु का पौधा है क्या, नहीं है, ये पूरे महीने या हम कहें पूरे साल ये हमारे पास उपलब्ध रहता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे ये कब रहेगा, वर्ष भर रहता है। इसके साथ बैंगन और भिंडी भी वर्ष भर लगभग हमें मिलती है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आती है बेटा कि इसकी जो क्षति है वो क्षति कैसी होती है बेटा, वर्ष भर क्षति पहुंचाता है, ठीक है। तो हमें एक लाइन में याद रखना है कि ये क्या करता है बेटा, वर्ष भर क्षति पहुंचाता है, ओके। अब वर्ष भर क्षति तो पहुंचाता है, लेकिन हमने तो यहाँ पर बात करी कि 7 से 10 दिन यहाँ हो गए, 1 महीना यहाँ हो गया, और फिर 8 से 15 दिन यहाँ हो गए, तो कितना हुआ, लगभग 2 महीने हुए ना, ठीक है। तो 2 महीने में इसकी जो जीवन काल है वो कंप्लीट हो रहा है। तो अब 2 माह क्या कंप्लीट हो गया, क्या एक पीढ़ी हो गई। अब पूरे वर्ष भर चलेगी तो लगभग 12 महीने में से कितनी पीढ़ियां हो गई बेटा, 6 पीढ़ियां हो गई। अगर बीच में जो हमारी फसल है वो नहीं भी है तो हम कह सकते हैं एक वर्ष जो है उसके अंदर हम 5 से 6 नहीं लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक वर्ष में करीब 4 से 5 पीढ़ियां होती है। कितनी पीढ़ियां होती है, 4 से 5 पीढ़ियां जो है ये अपनी पूर्ण कर लेता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट। कातरा की एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां थी, कितनी थी, 1 थी। सफेद लटकी कितनी थी बेटा, 1 थी। फिर टिड्डे की 2 थी क्या, 1 ही लिखवाई बेटा, 2 बार तो अंडे देता है लेकिन पीढ़ी कितनी होती है, 1 ही होती है। चने का फलीछेदक है, कितनी पीढ़ियां होगी, 4 से 5 पीढ़ियां 1 साल के अंदर कंप्लीट करता है। याद रख लोगे इस चीज को, ठीक है। चलो तो एक बार इसको बना लो। हाँ, पूरे जीवन काल में देगा। इसकी तो 4 से 5 पीढ़ियां है तो हर बार ये अपने अंडे देता है अलग अलग। जैसे 1000 हो गए तो लगभग अगर पूरे साल की बात करें
तो 4 से 5 पीढ़ियां लगभग 5000 अंडे दे देगी। ठीक है, एक पीढ़ी से निकलने वाले जो हमारे कीट हैं वही देंगे बेटा। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी हम बात करेंगे। पहले इसको एक बार लिख लो। कल इसके डायग्राम नहीं बताए थे क्या बेटा? चने के फली छेदक के डायग्राम बता दिए थे? ठीक। हाँ बेटा, हाँ मटर में भी लगता है, ये सभी फसलों के अंदर लगभग लगभग लगता है। जितनी हमारी लेग्यूमिनेसी कुल की है उसमें तो सभी के अंदर है ये। पर मुख्य जो हमें याद रखनी है वो याद रखने वाली वही रखेंगे हम, है ना, सबको याद नहीं रखेंगे। चलो लिख लिया? ओके, नहीं लिखा गया? लिख लो। हाँ, काले रंग की पट्टियां जो है वो इसके पंखों के किनारों पर पाई जाती है। आज बेटा पेन ड्राइव जो है वो फॉर्मेट करी तो उसके अंदर से वो डिलीट हो गया। कल मैं एक बार लेके आ जाऊंगा, आपको वापस बता दूंगा। ठीक है, चने का फली छेदक जो है वापस एक बार देख लेंगे। चलो लिख लिया अब तो? जिसने नहीं लिखा वो वेरी गुड, पड़ोसी से संपर्क करें। अब बेटा यहाँ से हमारे पास दो चीजें आ गई। एक तो क्या हो गया कि ये वर्ष भर क्षति पहुंचाता है। दूसरी चीज हम बात करें बेटा, चने का कुल कौन सा है? चना किस कुल का पौधा है? लेग्यूमिनेसी। किसका है? कपास किस कुल का है? मालवेसी। कौन से कुल का है? मालवेसी। टमाटर कौन से कुल का है? सोलेनीसी। तो इसने एक कुल से ज्यादा कुल की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा? बहुभक्षी कहेंगे। तो हम कह सकते हैं यह एक बहुभक्षी कीट है। तो ये दोनों चीजें इसके लिए अच्छे से याद रखना। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कीट है जो वर्ष भर क्षति पहुंचाता है, तो कौन सा है? केवल चने का फली छेदक। इसके अलावा कोई ऐसा कीट आपके कोर्स में नहीं है जो पूरे साल भर हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता हो। ठीक है, दूसरा ये कैसा है? बहुभक्षी कीट है। तो कातरा कैसा था बेटा? ये एकल भक्षी या बहुभक्षी? एकल भक्षी था क्या? खरीफ की सभी फसलों में क्षति पहुंचाता है, लिखवा है बेटा उसके अंदर, इंपॉर्टेंट। तो बहुभक्षी हो गया। फिर सफेद लट कैसा है? वो भी बहुभक्षी है। फिर हमने बात करी रेगिस्तानी टिड्डे की, वो भी कैसा है? बहुभक्षी। और ये भी कैसा है? बहुभक्षी कीट है। ठीक है, क्लियर है चीजें? ये नाम सुना है क्या पहले किसी ने? कैनाबेलिज्म नहीं सुना? ये इंग्लिश का वर्ड है बेटा कैनाबेलिज्म। इसका जो हिंदी का वर्ड है उसको हम बोलते हैं स्वजाति भक्षण। क्या बोलते हैं बेटा? स्वजाति भक्षण। ठीक है, अब ये जो हिंदी का नाम है बेटा यही अपने बारे में सब कुछ बता देता है। इसमें हमने लिखा भक्षण। भक्षण का मतलब क्या है? मारना या नाश करना। ठीक है, स्वजाति का मतलब स्वयं की जाति का। तो अब हमने अभी बात करी थी बेटा कि एक जो मादा है वो कितने अंडे देती है? लगभग 500 से 1000 अंडे। अगर एक कीट से ही 500 से 1000 अंडे मिल गए तो ये तो एक साथ 500 से 1000 अंडे दे रही है ना। तो उसमें से 500 से 1000 कीट अगर बन गए और वो अंडे देने लग गए तो इसकी जो तादाद है वो लगभग ही 1-2 महीने के अंदर ही करोड़ों में पहुंच जाएगी। कितने में? और इतनी अगर हमारी फसलों में पहुंच गई तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए इनके अंदर क्या मिलता है बेटा? एक फिनोमिनन, एक प्रक्रिया मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्वजाति भक्षण, या इसको दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है?
कैनाबेलिज्म कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कैनाबेलिज्म कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, स्वजाति भक्षण। तो ये क्या होती है बेटा, एक प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, प्रवृत्ति, जिसके द्वारा क्या होता है बेटा, एक जीव अपनी ही जाति के जीवों को मारता है। ठीक है, अब ये अपनी जाति के जीवों को मारेगा बेटा, तो इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे हमारे जो चने का फली छेदक है, उसने पौधे के किसी भाग पर बहुत सारे अंडे दिए बेटा। ठीक है, मान लो यहाँ पर उसने 100 अंडे भी दे दिए। अब इसमें से कोई भी एक अंडा अगर पहले प्रस्फुटित हो गया, इसमें से क्या निकला बेटा, लार्वा निकला, तो ये लार्वा क्या करता है, बाकी बचे हुए जितने भी अंडे हैं उन सभी अंडों को खा जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर कितने बचेंगे, केवल एक ही बचेगा। तो इसलिए इसकी खास बात क्या है बेटा, जब भी हम इसका इन्फेस्टेशन देखते हैं या जब भी इसकी क्षति हम देखते हैं फसलों के अंदर, तो एक पौधे के ऊपर केवल एक लार्वा या 2 लार्वा ही मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते। अगर आपने कभी सब्जी काटी हो या देखा हो सब्जियों के अंदर भी, तो जो लार्वा मिलता है, जैसे भिंडी के अंदर कभी लट निकल जाती है ना बेटा, तो वो कितनी होती है, एक साथ कोई 10-12 होती है क्या, केवल एक ही होती है। उसका कारण क्या है बेटा, अगर दूसरी लट वहां आ गई तो ये उसको पहले खाने के लिए करेगा और फल बाद में खाएगा। ठीक है, तो ये इनकी जो प्रवृत्ति है जिसके द्वारा वो खुद की जाति के जीवों को या अपने ही लार्वा को, अपने भाई बंधुओं को खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कैनाबेलिज्म या स्वजाति भक्षण। ये जो प्रवृत्ति थी वो मनुष्यों में पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मनुष्यों में भी मिलने लगी है। आजकल यही करते हैं ना, दंगे होते हैं, कभी लड़ाइयां हो रही है, तो क्या करते हैं, अपने ही भाई बंधुओं को मार देते हैं ना, या फिर कभी कोई जमीन के लिए झगड़ा हो गया या पैसों के लिए झगड़ा हो गया, तो उसमें एक दूसरे पर हाथापाई पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है बेटा, एक तरह से वो प्रवृत्ति क्या है, स्वजाति भक्षण की प्रवृत्ति है। क्या ये होना सही बात है क्या, प्रकृति में प्रकृति को जिसके लिए रखना है वो रख सकती है, लेकिन प्रकृति ने कभी भी ये जो प्रवृत्ति है वो मानव के लिए नहीं बनाई है। इसीलिए कभी भी ऐसी प्रवृत्ति अपने माइंड में नहीं रखनी है, किसी को नुकसान पहुंचाने की, किसी को हानि पहुंचाने की ऐसी प्रवृत्ति मन में नहीं रखनी है। ठीक है, अगर आप रखोगे तो आप क्या बन जाओगे, चने का फली छेदक। क्या बन जाओगे, चने का फली छेदक। तो ऐसा मत करना। ठीक है, चलो इसको लिख ले, लिख लिया, चल। तो तुम इंसान रहना चाहते हो या कीट बनना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है बेटा। गांधी जी ने क्या सिखाया था, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, और अगर दूसरे गाल पे थप्पड़ मार दे तो तीसरा गाल तो है ही नहीं। ठीक है, या फिर खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपको एक थप्पड़ भी मारने की हिम्मत नहीं करे, बस इतना सा काम करना। चलिए, तुम्हें तो उंगली पकड़ा तुम सर पे बैठ जाते हो, जल्दी लिखो इसको। चलो लिख लिया, ओके। चलिए बेटा, ये तो बात हो गई किसकी, कैनाबेलिज्म की। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें बेटा, तो एक इसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट अब जो चीजें आने वाली है वो ध्यान से सुनना। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके प्रबंधन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले, प्रबंधन की। प्रबंधन के लिए बात करेंगे बेटा, तो क्या इसके लिए हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते बेटा, पूरे साल मिल रहा है ना, पूरे साल मिल रहा है, तो खरीफ की फसलों में भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखें बेटा, पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्या रहेगा, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। ओके बेटा, दूसरा हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना बेटा, खेत में जितने भी खरपतवार है, क्या बेटा, खरपतवार, तो खरपतवारों को हटाना भी इसके लिए क्या हो सकता है, एक अच्छा उपाय हो सकता है, क्योंकि खरपतवार हो सकता है कि फसलों से मिलते जुलते हुए हो। ठीक है, जैसे हम बात करें हमारे जैसे गोभी है, तो गोभी के लिए हमारे पास खरपतवार आता है एक जंगली गोभी। आपने वीड साइंस में पढ़ा है ना, खरपतवार जो पढ़े आपने, उसके अंदर नाम सुना होगा जंगली गोभी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्फोडेलस टेनुफोलियस। क्या नाम है, एस्फोडेलस टेनुफोलियस। तो अब जो गोभी पर लगने वाला कीट है या रोग है, वो जंगली गोभी पे भी तो लगेगा ना बेटा,
ठीक है, या फिर गाजर में लगने वाला जो है वो जंगली गाजर में भी लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि खेत से सभी खरपतवारों को क्या करना है बेटा, हटा देना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें, ये जो हमारा कीट है इसके जो वयस्क होते हैं बेटा, इसके वयस्क क्या होते हैं, शलभ होते हैं। क्या होते हैं, शलभ। तितली नहीं होती, शलभ होते हैं। और ये शलभ सभी के सभी कैसे होते हैं बेटा, रात्रिचर होते हैं। कैसे होते हैं, जो रात्रि में क्या करते हैं, चरते हैं। तो इनके लिए क्या करेंगे, हम प्रकाश पाश का उपयोग करेंगे। समय याद हो गया क्या, 7:30 से 9:30, 2 घंटे के लिए उपयोग करना है। फिर बात करें बेटा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो क्या है, फेरोमोन पाश। कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है। फेरोमोन पाश में किसका उपयोग किया जाता है बेटा, वेरी गुड, मादा हार्मोन का उपयोग किया जाता है। किसका, मादा हार्मोन का उपयोग किया जाएगा। और इसके लिए जो मादा हार्मोन उपयोग किया जाता है उसका नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या नाम है, हेलील्यूर। क्या नाम है, हेलील्यूर। ठीक है, ल्यूर का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, आकर्षित करना। क्या मतलब है, ओके। और हेली जो शब्द लिया है वो कहां से लिया है, हेलिकोवर्पा से लिया है। ठीक है, तो ऐसा हमारा मादा हार्मोन जो हेलिकोवर्पा को आकर्षित करेगा उसे हम क्या कहेंगे, हेलील्यूर कहेंगे। ठीक है, तो इससे नाम आसानी से याद कर सकते हैं बेटा कि हेलिकोवर्पा के लिए कौन सा मादा हार्मोन या फेरोमोन यूज किया जाएगा, हेलील्यूर उपयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर बात करें बेटा, ये लेपिडोप्टेरा गण का कीट है, तो इसके लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, अंड परजीव्याप का। किसका, अंड परजीव्याप का उपयोग कर सकते हैं। अंड परजीव्याप का एक ही नाम याद करा था बेटा, कौन सा, ओके, कौन सा, ट्राइकोग्रामा। ठीक है, पूरा नाम लिख ले बेटा, ट्राइकोग्रामा किलोनिस। क्या नाम है, ट्राइकोग्रामा किलोनिस जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, वो मेरे को बताना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जैविक नियंत्रण का उदाहरण है, सोच के बताना। चलो ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं बेटा। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई तो आएगा नहीं, उसको हटा दो। कौन सोचता है खरपतवारों को हटाना जैविक नियंत्रण है, कोई नहीं सोचता। कौन सोचता है कि रात्रिचर कीटों के प्रकाश पाश को लगाना हमारा जैविक नियंत्रण है, वो भी कोई नहीं सोचता। मतलब कंफ्यूजन 2 में है। कितने लोग सोचते हैं बेटा फेरोमोन पाश का उपयोग करना जैविक नियंत्रण है, ओके, कोई बात नहीं, जो सोचते हो बता दो। ठीक है, 1-2 है। चलिए फिर बात करें, कौन सोचता है अंड परजीव्याप का उपयोग करना जैविक नियंत्रण है। ठीक है बेटा, तो पूरी क्लास बिल्कुल सही है। अंड परजीव्याप का उपयोग करना कैसा है बेटा, जैविक नियंत्रण का उदाहरण है। अरे इधर देख लो, अंड परजीव्याप का उपयोग करना किसका उदाहरण है बेटा, जैविक नियंत्रण का। क्योंकि यहाँ पर अंड परजीव्याप क्या है, एक कीट है, उस कीट का हम उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए बेटा कि फेरोमोन पाश जो है उसका उपयोग करना जैविक नियंत्रण है या नहीं है, तो ध्यान रखें, ये जो हेलील्यूर हम उपयोग कर रहे हैं, क्या ये कीट है, क्या नहीं है, क्या है, मादा हार्मोन। चाहे वो हमने कीट से प्राप्त किया हो कोई बात नहीं, लेकिन ये कीट नहीं होता है, ये कोई जीव नहीं है, ये एक हार्मोन है। ठीक है, तो इसीलिए, और उसके बाद इस हार्मोन का हम क्या कर रहे हैं बेटा, पाश बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पाश मतलब जाल बना रहे हैं। तो एक जाल बनाकर किसी को पकड़ना किस प्रकार का उदाहरण हो सकता है, बता देता हूं, देख लो। एक तो है भौतिक नियंत्रण, एक है यांत्रिक नियंत्रण, एक है कर्षण नियंत्रण और जैविक नियंत्रण। कौन सा होगा, यांत्रिक होगा बेटा। हम पाश बना रहे हैं, जाल बना रहे हैं, वो क्या है, एक यंत्र है, हमारे द्वारा बनाया हुआ यंत्र है। तो इसीलिए पाश का उपयोग करना कैसा होगा, यांत्रिक नियंत्रण होगा। हमेशा याद रखना, दोनों चीजें यहीं पर लिख लो, चाहे वो प्रकाश पाश हो या फिर हमारा फेरोमोन पाश। तो पाश का उपयोग करना किस प्रकार का उदाहरण है बेटा, यांत्रिक नियंत्रण है। कैसा है, यांत्रिक नियंत्रण होता है। ठीक है, और बात करें हम किसका, जो हमारे अंड परजीव्याप है, तीनों के नाम लिख देता हूं बेटा। एक तो कौन से हैं, अंड परजीव्याप, या हम बात करेंगे कौन सा, हमारे परभक्षी। कौन से बेटा, परभक्षी। इन दोनों का जो उपयोग है वो क्या प्रकार का कहलाएगा बेटा, जैविक नियंत्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैविक नियंत्रण। आपके जो बेस है इस जगह पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। एक बार क्वेश्चन इनके नियंत्रणों से जो पूछा था वो इतना सा पूछा था कि जो हमारी कीट प्रतिरोधी किस्में हैं,
या रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, उनका उपयोग करना किस प्रकार का नियंत्रण है? और 4 ऑप्शन दे दिए, यांत्रिक, भौतिक, रासायनिक और कर्षण। इसका आंसर अभी थोड़ी देर बाद मिलेगा, एक बार के लिए शांति से इसको लिख लो, तब तक सोच लो, वापस पूछूंगा ये क्वेश्चन, है ना। जो रोग रोधी या कीट प्रतिरोधी किस्में हैं, उनका उपयोग करना किस प्रकार का उदाहरण है? यांत्रिक है या जैविक है या कर्षण है या भौतिक है? ठीक है, इसके 2 आंसर आएंगे, मैं जानता हूं। दोनों आंसर में जो कंफ्यूजन है वो अभी दूर हो जाएगा। एक बार इसको लिख लें। बेटा जो पढ़ रहे हो क्लास में समझ में तो आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आया है तो वापस पूछ लेना, क्लास के बाद पूछना चाहो क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है। चलो लिख लिया आप तो? लिख लो, सबने तो लिख लिया, कौन लिख रहा है? अच्छा 2 ये लिख रहा है, लिख लो, लिख। ओके चलिए नेक्स्ट बात कर ले बेटा। 5 हमने नियंत्रण बात कर लिए। लास्ट हमें जो नियंत्रण बात करने हैं वो लास्ट नियंत्रण ही आपके जेट के एग्जाम के लिए और ICAR के एग्जाम के लिए इस साल इंपॉर्टेंट है। 2022 मतलब 2022 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ढंग से पढ़ लेना, समझ लेना, यहाँ बता रहा हूं पूरा, ठीक है। इसके अंदर जो हम बात करेंगे 6 पॉइंट में, वो किसकी है बेटा? BT कॉटन की बात है। किसकी बात है? BT कॉटन। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? BT कपास कहते हैं। क्या कहेंगे? BT कपास। अब पहली चीज कि सर ये BT कपास होती क्या है, इसको किस प्रकार से हमने, नॉर्मली तो हमारी फसल कपास होती है, तो आप BT क्यों लगा रहे हो? ठीक है, तो अब यहाँ पर सुन लो बेटा, सबसे पहला पॉइंट तो याद क्या रखना है बेटा, ये जो BT है इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। BT जो है इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? बैसिलस thuringiensis। क्या नाम है इसका? बैसिलस thuringiensis। और अगर बात करें ये बैसिलस thuringiensis क्या चीज है, तो ये क्या होता है बेटा? एक जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु। और वो भी कैसा होता है? मृदा जीवाणु होता है, मिट्टी में मिलने वाला एक जीवाणु है, ये पौधे में नहीं मिलता, पहली बात, ठीक है। फिर हमने BT कपास क्यों कहा सर, जब पौधे में नहीं मिलता? तो हमने क्या किया, इस BT का उपयोग पौधे में किया। कैसे किया वो हम बात कर ले। सबसे पहले तो BT के लिए याद रख लिया इसका फुल फॉर्म। दूसरी चीज ध्यान रखनी है BT के खोजकर्ता के लिए, कि इसका जो खोजकर्ता था वो कौन था? इशिवाटा। कौन था? इशिवाटा। इशिवाटा कहाँ का वैज्ञानिक था बेटा? जापान का वैज्ञानिक था। कहाँ का था? जापान का। और उन्होंने कुछ खास चीजें देखी थी जिससे उन्होंने इसका पता लगाया। स्टोरी सुनाऊं क्या कि कैसे पता लगी? हुआ क्या कि ये जो इशिवाटा थे जापान के, एक नॉर्मल वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आसपास की जो फसलें थी उन सभी फसलों में ये जो हेलिकोवर्पा नाम का जो कीट है इसका नुकसान काफी ज्यादा हो रहा था। तो इन्होंने वहां पर एक खास चीज देखी कि अगर ये मृदा के अंदर जो प्यूपा है वो कितनी गहराई पर गया बेटा? 8 से 15 सेंटीमीटर, 10 से 15 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है। तो 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई पर रहता था। जब इन्होंने मृदा को स्टडी करा, जब सॉइल को स्टडी करा, तो इन्होंने देखा कि जो इसके प्यूपा है वो अगर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई पर चले गए तो उनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, पता लगाया जाए। तो इन्होंने देखा क्या वहां पर इनको वायु की कमी है, तो वो भी नहीं हुई। क्या वहां पर इन पर ज्यादा दबाव पड़ता है इसलिए मर जाते हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने इनको फिर स्टडी करा, किसको? इसके प्यूपा को। तो बात की गई जब इसके प्यूपा की, तो उनको पता लगा कि प्यूपा को कोई बीमारी हो गई थी। क्या हो गई? बीमारी। इंसानों की बीमारी पकड़ नहीं पा रहे, हम कीटों की बीमारियां पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इन्होंने क्या करा बेटा, इस कीट को जब एग्जामिनेशन किया इसका, तो पता लगा कि इसको एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से ये मर गया। तो फिर उन्होंने बीमारी का पता लगाया कि बीमारी क्या थी।
या किस वजह से हुई थी? तो इन्हें पता लगा कि वहां पर मृदा के अंदर एक जीवाणु था, जिस जीवाणु का नाम क्या था? बैसिलस thuringiensis। क्या नाम था उसका? तो इन्होंने इस जीवाणु का पता लगाया, इसीलिए खोजकर्ता क्या कहते हैं? हम इशिबाटा कहते हैं। फिर इन्होंने क्या करा? ये चीज बताई किसको? हमारी एक अमेरिका की क्या है? कंपनी है बेटा, ठीक है, जिसका नाम क्या है? मोनसेंटो। क्या नाम है? मोनसेंटो। मोनसेंटो जो है बेटा वो क्या है? एक कंपनी है। क्या है? कंपनी। कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? फिर इशिबाटा ने तो बीटी का पता लगाया, बैसिलस thuringiensis का। इन्होंने क्या बना लिया उससे बेटा? बीटी कपास बना लिया। क्या बना लिया? क्योंकि इन्हें ये चीज तो पता लग गई कि बीटी के कारण क्या हो रहा है बेटा? हेलिकोवर्पा के अंदर कोई रोग हो रहा है। तो मोनसेंटो ने क्या करा? उससे बीटी कपास बना लिया। अब इन्होंने क्या किया वो सुन लो। मोनसेंटो एक बहुत जानी मानी कंपनी है, जिन्होंने बहुत सारी मानव के लिए उपयोगी चीजें बनाई है। ओके, अगर आप जानते होंगे इंसुलिन कहाँ काम आता है, पता है क्या? कहाँ पर काम आता है? वेरी गुड। कहाँ? डायबिटीज वाले, जो हमारे शुगर के रोगी, हम कहते हैं ना इनको शुगर है, डायबिटीज है, तो उनके लिए जो इंसुलिन बनता है, तो इंसुलिन कहाँ पर बनेगा बेटा? हमारे शरीर में बनेगा ना। हमारे शरीर में नॉर्मल है, इसीलिए हमें डायबिटीज नहीं है। किसी के शरीर में कम है तो उसको डायबिटीज है। तो जो मानव के लिए इंसुलिन है वो भी किसने बनाया? सबसे पहले मोनसेंटो ने बनाया। इन्होंने क्या किया वो सुन लो। इन्होंने एक तो क्या निकाला? डीएनए निकाला। किसका डीएनए निकाला बेटा? कपास का डीएनए। किसका डीएनए? कपास का। और दूसरा जो डीएनए अलग किया वो किसका किया बेटा? जीवाणु का किया, जिसका नाम क्या था? बीटी था। इन दोनों का क्या किया? डीएनए अलग कर लिया। और डीएनए अलग करने के बाद इन्होंने पता लगाया कि जो हमारा डीएनए है, उस डीएनए का एक खास भाग था, जिस भाग के कारण क्या हो रहा था बेटा? हमारा जो ये बैसिलस thuringiensis है, उसके अंदर रोग उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने इस चीज का पता लगा लिया। फिर इन्होंने इसका बहुत अच्छा उपयोग क्या किया? इन्होंने इस भाग को यहां से काट लिया, ठीक है, बीटी के हमारे डीएनए से काटा, और उन्होंने इस भाग को क्या करा बेटा? कपास का जो डीएनए था, उस डीएनए के अंदर इसको जोड़ दिया। अब जो ये डीएनए बना, इस डीएनए को उन्होंने कल्चर करा। इससे फिर इन्होंने नई जो हमारी बीज थे, उन बीजों के अंदर इस डीएनए को डाल दिया। ओके, तो अब जो हमारा बीज था, उस बीज के अंदर बेटा ये जो रोग उत्पन्न करने वाली जो जगह थी वो भी अब थी, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा बेटा? बीटी और कपास, इन दोनों से मिलकर हमारा जो नया डीएनए बना, जो मुख्य रूप से किसका डीएनए था बेटा? कपास का, लेकिन उसके अंदर एक भाग जो था वो किसका था? बीटी का था। किसका था? बीटी का। इसीलिए हमने इसे क्या कहा? बीटी कपास कहा। क्या कहा? बीटी कपास। तो इन्होंने बीटी कपास बनाया, जिसका डीएनए पूरा कपास का था, पर उसमें एक भाग किसका था? बीटी का था। अब बताओ बेटा, ये जो कपास बनी, अगर इस पर हमारा जो कीट है वो आक्रमण करेगा, तो उसके अंदर ये डीएनए चला जाएगा, ठीक है, और ये डीएनए चला गया तो इस भाग के कारण कीटों के अंदर रोग उत्पन्न होगा, और रोग उत्पन्न होगा तो कीट की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो बीटी कपास है, इसको हमने इसके खिलाफ यूज करना चालू कर दिया। अब समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? नहीं? तो इस तरह से हमने क्या बनाया बेटा? बीटी कपास बनाया। चौथी चीज जो याद रखनी है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा बीटी कपास का निर्माण किया गया? अब बताओ कौन सी प्रक्रिया है ये? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। कौन सी है बेटा? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी विधि द्वारा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सी प्रक्रिया द्वारा इसको बनाया गया बेटा? आनुवांशिक अभियांत्रिकी, या इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा क्या किया? नया कपास जो है बनाया, जिसका नाम क्या था? बीटी कपास। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बेटा, बीटी कपास कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है? एक तो उसके अंदर आया था निषेचन द्वारा, दूसरा उसके अंदर दे दिया हमको जो हमारे टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन है उसके द्वारा, एक दिया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, और दिया गया उपरोक्त सभी। तो कौन सा जाएगा बेटा? आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा बनाया गया है,
ठीक है। अब बात करेंगे बेटा फिफ्थ। अब ये तो समझ में आ गया, इससे रोग उत्पन्न हो रहा था हेलिकोवर्पा के अंदर। अब बीटी कपास का उपयोग भी करने लग गए। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि सर रोग कौन सा था, ये तो बताओ क्या रोग होना था। तो इसके लिए ध्यान रखना, ये जो डीएनए का एक भाग होता है जिससे कोई भी हमारा जो लक्षण है वो कंट्रोल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हमारे बाल काले हैं तो इसका मतलब क्या बेटा, हमारे डीएनए में कोई ऐसा भाग है जो क्या करता है, काले बालों को प्रमोट करता है, मतलब उसकी वजह से काले बाल हैं। ठीक है। या फिर आप बात करें हमारी जो स्किन है वो स्किन कैसी है, भूरी है, तो इसका मतलब डीएनए में कोई ऐसा भाग भी है जिससे स्किन है वो भूरी हो रही है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी स्किन बिल्कुल सफेद होती, वो गोरे नहीं होते, उनकी स्किन बिल्कुल सफेद होती है, उनके यहाँ तक कि बाल भी सफेद होते हैं। आंखों की ये जो पुतलियां हैं, ठीक है, इनके पास भी ये जो बाल है, ये बाल भी सफेद होते हैं, आईब्रो भी सफेद होती है। ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, अल्बिनो कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्बिनो। कारण क्या है कि उनके शरीर के अंदर उनका जो डीएनए बेटा, उनके जो कोशिकाओं में उस डीएनए के अंदर एक एंजाइम जो है वो नहीं मिलता, उसको बोलते हैं टायरोसिनेज। क्या बोलते हैं? वो एंजाइम नहीं मिलता, इसकी वजह से उनकी स्किन के अंदर भूरा रंग नहीं होता, इसीलिए वो बिल्कुल सफेद है। अब हमने यहाँ पर बीटी कपास के अंदर बीटी और कपास दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पर इसके जो लक्षण होंगे या गुण होंगे वो किसके होंगे, दोनों के होंगे। और ये जो हमारा बीटी वाला भाग था ना बेटा, इसकी वजह से क्या बनता है, ये एक जीन का भाग है। ठीक है। जीन का जो नाम है वो याद रखना है, ये जो पूरा भाग था ना उसको हम एक जीन कहेंगे। वो जो जीन था उसको हमने क्या कहा बेटा, क्राइजीन कहा। क्या कहा? क्राइजीन। क्या नाम था इसका? क्राइजीन था। और इस क्राइजीन की वजह से क्या होता है, बीटी की वजह से रोग उत्पन्न होता है, तो ये जीन था। ठीक है। अब ये जीन क्या करता है बेटा, एक प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन का नाम क्या है बेटा, क्राई प्रोटीन। क्या नाम है? क्राई प्रोटीन। तो एक प्रोटीन का निर्माण करता है जिसको क्राई प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। और ये प्रोटीन जैसे ही हमारे कीटों के शरीर के अंदर जाता है, तो कीटों के शरीर में जो उनका पूरा, हम कह सकते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है बेटा, क्षारीय होता है। कैसा होता है? हमारा कैसा होता है? अरे हमारे पेट के अंदर हमारे जो आमाशय है उसके अंदर बेटा एक अम्ल पाया जाता है जिसको बोलते हैं HCl। क्या कहते हैं? मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये जो अम्ल है बेटा उसका पीएच कितना होता है, 2 से 3। अब 2 से 3 है तो अम्लीय हो गया ना। ठीक है। तो ये जो हमारा क्राई प्रोटीन था बेटा, इसके लिए याद रखना है, ये प्रोटीन जो है वो एक्टिव किसके अंदर होता है, क्षारीय पीएच में। किसमें होता है बेटा? क्षारीय पीएच में। तो क्षारीय पीएच में जैसे ही जाएगा तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर छाले उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? छाले होते हैं। तो ये कीट जैसे ही उसको खाता है तो कीट के आमाशय के अंदर कैसा पीएच है बेटा, क्षारीय पीएच है, उसके अंदर अम्लीय नहीं है। तो वो क्षारीय पीएच में जैसे ही ये क्राई प्रोटीन गया तो ये वहां पर क्या करता है, जहर उत्पन्न करता है। ठीक है। और वो जो जहर है वो क्या करता है, इसके जो आमाशय है उसकी दीवार में क्या करता है, छाले उत्पन्न करता है, और कुछ ही देर में वो छाले फूट जाते हैं। और अगर बात करो आपके अगर पेट के अंदर छाले हैं और वो फूट गए तो खून निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। तो इसमें भी जो छाले हैं वो फूट जाते हैं और इसका सारा खून जो है वो शरीर के अंदर ही इकट्ठा हो जाता है और एट लास्ट इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो हम बात करेंगे क्षारीय पीएच में क्या होता है, ये एक्टिव होता है। तो इस तरह से हमारा जो ये पूरा का पूरा जो है ये काम करने का तरीका है किसका, बीटी का। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट चीजें बेटा याद रखना, बीटी जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस thuringiensis। ये क्या है बेटा, एक मृदा जीवाणु है। इसकी खोज किसने करी थी, इशिवाटा ने, जो जापान के थे। बीटी कपास किसने बनाया बेटा, मॉन्सेंटो कंपनी ने। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, अनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। बीटी कपास के अंदर जीन कौन सा होता है, प्रोटीन कौन सा है, क्राई प्रोटीन। और बात करें कौन से पीएच में ये एक्टिव होता है, क्षारीय पीएच में एक्टिव होता है। कोई डाउट इसके अंदर नहीं, लिख लो, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा।
तुमने सोच लिया क्या आंसर? कौन सा आंसर सर? अभी तो क्वेश्चन पूछा था, बीटी कपास का उपयोग करना किस प्रकार का नियंत्रण होता है? यांत्रिक या कर्षण या जैविक या रासायनिक? जैविक ही होगा बेटा। बीटी तो ये रह गया, बीटी का जीन लिया है हमने। अब बताओ, बीटी जो था वो तो जीवाणु था, क्या हम जीवाणु को उपयोग कर रहे हैं क्या बेटा? हम तो क्या कर रहे हैं, जीवाणुओं के जीन का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या इसको जैविक नियंत्रण कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरा बात करें, अगर जैविक नियंत्रण नहीं हुआ तो अब बताओ बेटा, दूसरा है यांत्रिक। क्या यांत्रिक नियंत्रण कह सकते हैं क्या? अरे फसल उपयोग कर रहे हैं, फसल यंत्र नहीं होती। बीटी कपास का उपयोग कर रहे हैं, किसका? बीटी कपास का, बीटी कॉटन का उपयोग कर रहे हैं, क्या ये यंत्र है क्या? नहीं है, तो यांत्रिक भी नहीं हुआ। क्या भौतिक नियंत्रण होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भौतिक चीजों में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लास्ट बच कौन सा गया बेटा? कर्षण नियंत्रण। क्या हो गया? कर्षण नियंत्रण। तो बीटी कपास का उपयोग करना किस प्रकार का नियंत्रण है? कर्षण नियंत्रण होता है। क्यों होगा बेटा वो समझ लो। बीटी कपास जो है वो क्या है? एक फसल है। क्या है? फसल है ना। बीटी कपास बनाई तो बीटी कपास एक नए प्रकार की फसल। अब ये जो हमारी फसल है, इसके अंदर जब हम इसको खेत में लगाएंगे नॉर्मल कपास के जगह पर, तो हमने बदलाव किसमें किया बेटा? फसल में किया ना। हम नॉर्मल कपास लगा रहे थे, उसकी जगह क्या लगा दिया? बीटी कपास। तो अभी हमने पहले बात करी थी, रोग प्रतिरोधी या कीट प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना किस प्रकार का उदाहरण है? कर्षण नियंत्रण। कैसा है बेटा? कर्षण नियंत्रण। इसलिए बीटी कपास का उपयोग करना कैसा नियंत्रण कहलाएगा? कर्षण नियंत्रण कहलाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो हमसे जेट पूछ चुका है बेटा, उस टाइम भी पूछा था, और ज्यादातर बच्चे इसको क्या करके आए? जैविक नियंत्रण करके आए। जबकि याद रखने वाली चीज ये है कि हम यहाँ जीव का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जीव के जीन का उपयोग करके नई फसल बना रहे हैं, और उपयोग उस फसल का किया जा रहा है। तो फसल में बदलाव करना किस प्रकार का नियंत्रण होता है? कर्षण नियंत्रण होता है। ठीक है, अब दिमाग काम करने लगा कुछ? जेट के एग्जाम में, आईसीआर के एग्जाम में यही चीज काम करनी चाहिए। रटी हुई चीजें कहीं काम नहीं आएगी। आप जो अपने अलग अलग लॉजिक लगाते हो, वो लॉजिक कहीं काम नहीं आएंगे। आपको जो क्लास में चीज पड़ी हुई है, उस चीज के ऊपर सोच विचार करके अपने आंसर्स देने होते हैं, तब जाके आपका जो आंसर है वो सही आएगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। समझ गए चीज? ठीक है, तो इसको लिख लो। एक इसमें और याद रखना चाहो तो रख लो बेटा, वैसे तो ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी याद रख लें। अब बीटी कपास तो क्या है? फसल का प्रकार। अब इस फसल के प्रकार की, फसल की क्या निकालते हैं हम? किस्म निकालते हैं ना बेटा। तो जब बात करते हैं बीटी कपास की, प्रथम किस्म कौन सी थी? नहीं थी बेटा। क्या नाम था उसका? बॉल गार्ड। क्या नाम था? बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2। ये हमारे पास क्या है बेटा? दो इसकी किस्में हैं। क्या नाम है? बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2। तो प्रथम किस्म कौन सी थी बेटा? बॉल गार्ड 1। और फिर बाद में कौन सी निकाली? अब जो हम उपयोग करते हैं वो कौन सी है? बॉल गार्ड 2 है। ठीक है, तो इसके लिए लिख लो, प्रथम किस्म कौन सी थी? बॉल गार्ड 1 थी। परसों टेस्ट है क्या? 30 क्वेश्चन है बेटा। 30 3 0 30। कहां से दोगे? नहीं, ये सोचो तुम क्या करोगे। क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा, तुम क्या करोगे वो सोचो। तुम्हें अब जो भी पढ़ लिया है अभी तक बेटा, जितना भी पढ़ा है, वो सारी चीजें एक बार ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आज जाके एक बार रिवाइज कर लेना। कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कल मेरे से एक बार वापस पूछ लेना सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो चीजें पढ़ी है उसी के हिसाब से अटेम्प्ट करना, उसको अच्छे से पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, हो जाएंगे। और एक चीज मैं आपको आपके टेस्ट के लिए एक और बता दूं बेटा, लास्ट बेंच, एक चीज है बेटा, आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं
तो आपके पास कितने क्वेश्चन है? 100 या 120 क्वेश्चन देते होंगे आपको। 120। क्या 120 के 120 क्वेश्चन करने के हैं आपके? अगर ऐसी सोच रखते हो कि 120 क्वेश्चन दिए हैं और इसमें से अगर मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो सर मुझे मारेंगे, तो ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, ये क्या है? हमारी समझदारी है कि हमारे एक पेपर के अंदर क्या है बेटा? नेगेटिव मार्किंग है। क्या है? नेगेटिव मार्किंग। अगर आपके पास दो उपाय हैं या हम बात करें दो ऑप्शन है, आप कहीं जा रहे हो, एक तो ये है कि अगर आप किसी जगह पर सीधे खड़े रहे वहीं पर हो तो आपको कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, वो पेपर जो है वो 2 घंटे बाद कवर हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको कहते हैं 2 घंटे तक यहाँ शांति से खड़े रहो तो ठीक है, आप बच जाओगे। और इसके अलावा कह दे कि आपके सामने 10 गड्ढे हैं, ठीक है, उन सभी के अंदर से 5 गड्ढों में कीचड़ भरा हुआ है, तो अब आपके पास ऑप्शन दे दिया जाए कि आप इन गड्ढों में से होकर जाओ, ऊपर से कवर है कि आप इनके ऊपर से होके जाना है आपको। अब आपके पास ऑप्शन ये है, या तो आपके पैर गंदे होंगे या साफ रहेंगे। तो आप क्या चाहोगे? खुद को गंदा करना चाहोगे या साफ रखना चाहोगे? साफ रखना चाहेंगे बेटा, सिंपल सी चीज है। वही हमारे एग्जाम में हमने समझ लिए, हमने कर लिए, जितने क्वेश्चन आ रहे थे कर लिए। अब उसके बाद हमारे पास मान लो 120 में से हमने 80 क्वेश्चन ही करे, ठीक है, या 90 क्वेश्चन ही करे। अब 90 क्वेश्चन तो कर लिए, अब बच गए कितने? 30 क्वेश्चन। कितने गए? 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन करने नहीं करने वो किसके हाथ में? हमारे हाथ में। ना तो हमें कोई कहेगा कि ये करने कंपलसरी है, ना कोई ये कहेगा कि बेटा इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब वो करना तुम्हारे हाथ में। अब उन गड्ढों से ऊपर होकर जाओगे तो किसी 5 गड्ढों के अंदर तो क्या है? कीचड़ है। तो आप क्या करोगे? किसी एक गड्ढे के अंदर आपने पैर रखा और आप बच गए, तो आप राजी हो गए कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, अपन तो बच गए। अब अगले गड्ढे से होके जाना है, तो अब अगले किसी गड्ढे में कीचड़ तो होगा ना। 5 में है तो कहीं ना कहीं होगा बेटा। और जब एक बार पैर गंदे हो गए तो उसके बाद आप क्या सोचोगे? बस यही सोच है, वो मैं बताना चाहता हूं तुम्हें। ये तुम्हारी सोच है, क्या है कि अब एक बार तो पैर गंदे हो गए, अब कितने बचे? 8 ही तो बचे हैं, 2 तो पार कर लिए, 8 भी कर ही लेते हैं, क्या होगा? यही होगा ना बेटा। ठीक है, यही होता है। हम कहीं जा रहे हैं, लेट हो गए तो हम क्या सोचते हैं? अरे यार 5 मिनट तो लेट हो ही गए, 5 मिनट और लेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेट तो वैसे हो गए। ठीक है, तो हमारी ये सोच रहती है बेटा कि हमने अगर एक नेगेटिव कर लिया, गलती से नहीं जानबूझकर। कैसे बेटा? जानबूझकर। गलती से होता है तो कोई बात नहीं, वो अलग है, पर जानबूझ के चाहते हुए हमने एक नेगेटिव कर लिया तो उसके बाद इंसानी प्रवृत्ति है, वो यही सोचता है कि एक नेगेटिव हो गया, एक बार गलती हो गई, अब क्या है, अब तो कर लो ना, क्या दिक्कत है, 5-10 ही तो बच्चे हैं, उसमें जाने में या वो करने में क्या दिक्कत है। तो वो भी हम अटेम्प्ट कर लेते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है कि हमारे वो 10 क्वेश्चन जो हमने एक्स्ट्रा करे उसकी वजह से हमारी रैंक जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाती है, क्योंकि आप ये चीज भूल जाते हो कि 10 आपने नेगेटिव करे और गलती से उसके अंदर आपके कोई 2 क्वेश्चन सही हो गए तो आप राजी हो जाओगे। पर अगर वो 2 क्वेश्चन भी सही नहीं हुए तो आपके सारे मार्क्स किस में जाएंगे बेटा? नेगेटिव में जाएंगे। आपका पड़ोसी जो 90 क्वेश्चन करके आ गया वो सुरक्षित रहेगा और आप 90 की जगह 100 क्वेश्चन करके आओगे, आप उससे पीछे चले जाओगे। तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमारे लिए मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि हम पेपर में कितने क्वेश्चन सही करते हैं। और एक बात बता दूं, पिछला जो पेपर था उसके अंदर भी हाईएस्ट जो क्वेश्चन थे वो कितने थे? 120 टोटल वही थे ना। उसके अंदर से हाईएस्ट मार्क्स किसके आए बेटा? हाईएस्ट क्वेश्चंस किसके सही हुए ये बताओ। मैंने जो सुना था वो 94 था पिछले टेस्ट में। हाँ मैंने सुना वो 94 था, 99 मान लिया बेटा। तो 99 अगर हाईएस्ट आए तो भी 20 क्वेश्चन तो छूट गए ना उसके, ये तो सोचो, तो भी 20 क्वेश्चन तो छूटे ना उसके। तो अब वो 20 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं करे तो वो फायदे में रहा। और अगर वो ये सोच लेता कि मुझे तो 100 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, 20 क्यों छोड़ूं, तो क्या वो फर्स्ट रैंक ला पाता? क्या नहीं ला पाता। तो इसीलिए पेपर के अंदर कोशिश करना, आपको जितने क्वेश्चन आते हैं केवल उतने करो, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर नेगेटिव बिल्कुल मत करना, नेगेटिव को कम करने की कोशिश करना। अगर नहीं होता है तो मेरे को बताना नेगेटिव कैसे कम करने हैं, वो चीज मैं आपको वापस बता दूं। ठीक है, इस बार पेपर के लिए ध्यान रखने वाली चीज क्या है बेटा? नेगेटिव कम करने हैं, चाहे क्वेश्चन आपके कम हो जाए, 5 क्वेश्चन कम कर लेना, लेकिन नेगेटिव मत करना। ठीक है, और लास्ट में अगर ऐसा होता है कि मेरे से तो रुका ही नहीं जा रहा, मेरा हाथ अपने आप क्वेश्चन की तरफ जा रहा है,
अपने आप गोले भर रहे हैं, तो गोले भरने के लिए क्या चाहिए आपको? पेन को फेंक देना, बस ये रूल होता है। ये करने का हमारा क्या होता है, अभिप्राय होता है। अभी मेरा जो एग्जाम था, वो एग्जाम देके आया था, वो बाद में बताऊंगा, अभी रिकॉर्डिंग चल रही। चलो ये लिख लिया गया। चलो नेक्स्ट हम बात करें बेटा, अगला जो है इसके अंदर सातवां जो हमारा पॉइंट है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? एनपीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनपीवी। एनपीवी का जो फुल फॉर्म है बेटा, वो पहले देख लो क्या फुल फॉर्म है। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ओके, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं एक बार आपके लिए। क्या नाम है? न्यूक्लियर। क्या है? न्यूक्लियर। फिर क्या है? पॉलीहाइड्रोसिस। क्या है? पॉलीहाइड्रोसिस। फिर उसके बाद क्या है बेटा? वायरस है। क्या है? वायरस। ये मैंने इसीलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो कहां आ चुका है बेटा? आईसीएआर में आ चुका है। और आईसीएआर ने बहुत चालाकी के साथ क्या किया, उन्होंने हिंदी वाला ऑप्शन दिया ही नहीं। हिंदी मीडियम के लिए भी हिंदी वाला ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा बेटा? सिर्फ इंग्लिश वाले को सिलेक्ट करना। और उन्होंने इतनी चालाकी दिखाई, उन्होंने एक बार तो क्या लिख लिया? न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। दूसरा ऑप्शन दे दिया न्यूक्लियस पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस। तीसरा दे दिया न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस। और चौथा दिया न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। अब बताओ, एक हिंदी मीडियम वाला अटेम्प्ट कर सकता है क्या? कर सकता है बेटा, बच्चों ने किए हैं। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, और उन्होंने इस क्वेश्चन को गलत नहीं किया, बिल्कुल सही करके आए हैं। तो तुम गलत करके आओगे क्या? पूछ लिया तो नहीं करके आओगे ना। तो एनपीवी का फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना बेटा। क्या है? न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। क्या है? न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। अब ये जो वायरस है बेटा, अब इसका नाम ही बता दिया, इसके नाम से क्या है? वायरस है। तो सबसे पहली चीज, एनपीवी जो है, ये एनपीवी क्या होता है? क्या है ये? यह एक विषाणु है। क्या है बेटा? यह एक विषाणु, या फिर हम कह सकते हैं वायरस है। ठीक है, वायरस कौन था? वायरस कौन था? वीरू सहस्त्र बुद्धि। 3 इडियट्स नहीं देखी क्या तुमने? मूवी नहीं देखते हो क्या? अरे मूवी देखा करो बेटा। 3 इडियट्स में जो डीन होता है कॉलेज का, उसका नाम क्या होता है? वीरू सहस्त्र बुद्धि। ठीक है, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था? वायरस। उसके नाम का इन्वर्टर बनाया जाता है। भूल गए तुम इतना जल्दी? चलो, तो पहली चीज बेटा, ये क्या है? एक जीवाणु है। और ये जीवाणु है, इसकी वजह से क्या होता है बेटा? एक कीट रोग होता है। क्या होता है? कीट रोग होता है। कीटों के अंदर जो रोग है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्री टॉप डिजीज। क्या बोलते हैं? ट्री टॉप डिजीज होती है। क्या होती है? ट्री टॉप डिजीज होती है। क्या डिजीज होती है अभी बताऊंगा, पहले इतना याद रखो। फिर हम बात करें तीसरी चीज, एनपीवी का क्या किया जाता है बेटा? छिड़काव किया जाता है। क्या किया जाता है? फसलों पर छिड़काव किया जाता है। और छिड़काव करने के लिए जो इसकी मात्रा होती है, वो मात्रा कितनी हम उपयोग करते हैं बेटा? 250 से लेकर 500 LE। कितनी करते हैं? अब सर छिड़काव कर रहे हो तो छिड़काव के लिए मिलीलीटर में लिखना चाहिए, लीटर में लिखना चाहिए। हमने यहां पर LE क्यों लिखा? ठीक है, इस चीज को समझना है। समझना है नहीं समझना है? तो फिर शांति से सुनो। ये जो LE होता है ना बेटा, इस LE का मतलब क्या होता है? लार्वल इक्विवेलेंट। क्या मतलब होता है इसका? लार्वल इक्विवेलेंट। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या कि इसका मतलब क्या है? लार्वल का मतलब तो क्या है? लार्वा। क्या मतलब है? इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? बराबर। क्या मतलब है? बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 250 से 500 लार्वा के बराबर। ठीक है, तो 250 से 500 लार्वा के बराबर क्या उपयोग करनी है? इसकी मात्रा उपयोग करनी है। समझ गए इस चीज से? क्या मतलब है इसका? अभी भी नहीं समझ में आया तो वापस सुन लो। ये जो वायरस है बेटा, इस वायरस से कौन सा रोग हो रहा है? ट्री टॉप डिजीज। अभी लिखा, कौन सा रोग हो रहा है? ट्री टॉप डिजीज हो रहा है।
अब ये रोग कैसे होता है वो समझ लोगे तो एल ही समझ में आ जाएगा। हम करते क्या है कि सबसे पहले हमारा जो चने का पौधा है या कपास का पौधा है उस पर जो भी हमारे ये चने की लट जो है बेटा, ये चने का फली छेदक है, उसको एक को लेकर आते हैं। कहाँ लेकर आते हैं? लैब में लेकर आते हैं। कहाँ लेकर आते हैं? ठीक है, लैब में हमारे पास ये जो विषाणु है वो उपलब्ध होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस विषाणु का एक सॉल्यूशन बनाते हैं, एक इंजेक्शन बनाते हैं, और फिर ये जो हमारा लार्वा था बेटा, इस लार्वा को क्या करते हैं, वो इंजेक्शन दे देते हैं। दे दिया, ठीक है। अब ये इंजेक्शन दिया तो इसके अंदर रोग होगा नहीं होगा? होगा ना, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके अंदर कोई रोग हो गया, और रोग होने से क्या हुआ बेटा, इस लार्वा की मृत्यु हो जाएगी। क्या होगी? इसकी मृत्यु हो गई। अब मुझे बताओ कि अभी जो कोरोना काल चला उसमें कई लोगों की जान गई ना, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या किया गया कि अगर किसी की डेथ भी हो गई कोरोना से तो उसको पूरा पैक कर दिया जाता था। क्यों करते थे बेटा? ताकि वो वायरस है बेटा वो फैले नहीं। तो अगर हम बात करें कि फैलेगा क्यों सर, उसकी तो डेथ हो गई, तो बेटा जो उसकी शरीर की कोशिकाएं हैं, चाहे वो उसके स्किन की कोशिकाएं क्यों ना हो, उसके शरीर के पूरे जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं के डीएनए में क्या आ चुका है? वायरस आ चुका है। इसीलिए उनको पैक कर दिया जाता था, इसीलिए उनको ढक दिया जाता था, ताकि किसी दूसरे जो हमारे जीव है, हमारे दूसरे मनुष्य हैं, उनको वो रोग नहीं फैले। तो अगर हमने यहाँ पर इसको क्या दे दिया बेटा, ये वायरस का डोज दे दिया, तो इसकी भी सभी कोशिकाओं के अंदर वायरस आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो हम क्या करते हैं कि ये जिसकी मृत्यु हुई है इस लार्वा की, उसको फिर हम ओवन के अंदर डाल देते हैं। किसमें? ओवन नाम सुना है? पेटीज खाते हो? खाते हो ना, है ना, बर्गर खाते हो, ठीक है, बहुत खाते हो, सैंडविच खाते हो, तो उसको गर्म किसमें करते हैं बेटा? ओवन में। ओवन के अंदर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। गर्म करने से पानी है इसके शरीर का वो सारा उड़ जाएगा, सूख जाएगा। तो इसको करीब 1 से 2 दिन तक हम क्या करते हैं? ओवन में गर्म करते हैं, ठीक है। तो शरीर का सारा पानी चला गया। अब इसके बाद ये लार्वा जो है, इनके अंदर पानी नहीं रहेगा, कैसे हो जाएंगे? कुरकुरे हो जाएंगे। कैसे? कुरकुरे, खाने के लिए नहीं है वो, ठीक है। चलो, तो कुरकुरे हो गए बेटा। अब ये जो लार्वा है उनको हम क्या करते हैं? पीस देते हैं। क्या करते हैं? पीस देते हैं। अच्छे से इसको पीस दिया, पीस कर क्या बना लिया इसका बेटा? पाउडर बना लिया। क्या बना लिया? पाउडर। अब बताओ, ये जो पाउडर था, ये जो बना है, इस पाउडर में वायरस होगा या नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि इसी की तो कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? वायरस प्रेजेंट होगा। अब हमने इस पाउडर को क्या किया बेटा? जितना भी पाउडर मिला जरा सा भी, इसको हमने दूसरे पाउडर के साथ मिला लिया जो हम शरीर पर लगाते हैं, टैल्कम पाउडर। उसके साथ मिला के हमने क्या किया? हमारी जो फसल थी उस फसल के ऊपर हमने क्या किया बेटा? इसका छिड़काव कर दिया। क्या कर दिया? अब बताओ, इसके ऊपर छिड़काव किया, कोई दूसरा लार्वा आके अब फसल को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके अंदर रोग होगा या नहीं होगा? होगा। तो बस यही प्रक्रिया है। और इसके अंदर जो रोग होता है बेटा, उसको ट्री टॉप डिजीज इसलिए कहते हैं, ट्री टॉप रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस लार्वा के अंदर इससे क्षति होगी या जिस लार्वा के अंदर ये जो रोग हो गया, वो क्या करता है बेटा? अपने आप ही खुद ही क्या करता है? जो हमारा पौधा होता है उस पौधे के सबसे ऊपर जाता है, हमारे पेड़ के सबसे ऊपर जाएगा, और वहां से एक धागा बनाकर क्या करता है? उस धागे के सहारे लटक जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहाँ गया बेटा? ट्री के टॉप पर गया ना, ठीक है। तो ट्री का टॉप, और वहां जाकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ट्री टॉप डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्री टॉप डिजीज कहते हैं। अब बताओ मेरे को, यहां पर हमने एक लार्वा लिया था ना, ठीक है, इस लार्वा से पाउडर बना के छिड़काव किया, तो इसकी मात्रा जो है बेटा वो कितनी हो गई? 1 LE। कितनी हुई? मतलब एक लार्वा के बराबर पाउडर, ठीक है। समझ में आ गया? अब तो कितना हुआ? एक लार्वा के बराबर पाउडर। तो हमें 1 हेक्टेयर के अंदर कितना उपयोग करना बेटा? 250 से 500 LE के बराबर। मतलब हम खेत में जब इसका छिड़काव कर देंगे और इससे लगभग 250 या 300 लार्वा भी मर गए, उन सभी को इकट्ठा करेंगे, सभी को सुखाएंगे, सभी को कुरकुरा बनाएंगे और फिर उसको पीस देंगे, फिर उसको पाउडर के साथ मिला के उसका छिड़काव
कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसकी जो मात्रा है बेटा वो हम लीटर या मिलीलीटर में नहीं लिखते, किसमें लिखते हैं, एलई में लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई अब तो। अब कोई डाउट किसी को तो लिख लो इसको। हाँ बेटा, टेम्परेचर ज्यादा नहीं रखते बेटा, इसीलिए मैंने कहा इसको 1 से 2 दिन रखा जाता है। ठीक है, टेम्परेचर है वो लगभग हम 50 से 60 डिग्री रखते हैं। ठीक है, अगर हम 100 डिग्री 80 डिग्री के ऊपर ले जाएंगे तब वायरस खत्म हो जाएगा, तो हम 50 से 60 ही रखते हैं, ये ध्यान रखते हैं। एक बात बताओ बेटा, अभी तक क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हमने? कीटों की विशेषता पढ़ ली, कीटों का वर्गीकरण हो गया, उसके बाद उनके अंदर कायांतरण का हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमारे जो कीट हैं वो 4 कीट हमने पढ़ लिए, यही कंप्लीट हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। ठीक है, एक चीज मेरे को बताओ बेटा, हमने बोर्ड पर यहाँ पर ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोडर्मा और जाइगोग्रामा समझ लिया गया? नहीं समझा है, वो बाकी है, वो मैं समझा देता हूँ। इस बार उससे भी क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, 2 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। 3 हमारे पास जीव है, तीनों क्या है, जैविक नियंत्रक हैं। क्या है? तीनों जैविक नियंत्रण है। अब बताओ बेटा, ये एनपीवी का उपयोग करना ये किस प्रकार का नियंत्रण है? ये कैसा है बता? रासायनिक है या भौतिक है या जैविक है या कर्षण है? चलो, कितने लोग कहते हैं कर्षण नियंत्रण है? ठीक है, कोई बात नहीं। कितने लोग कहते हैं रासायनिक नियंत्रण है? ओके, कितने लोग कहते हैं कि ये सर जैविक नियंत्रण है? ओके, मतलब सारे कंफ्यूज हैं। ठीक है, सुन लो, वापस बताता हूं। हमने यहाँ पर किसका उपयोग करा बेटा? वायरस क्या है? ये कोई रसायन है, ये कोई यंत्र है, ये कोई फसल है या कोई जीव है? तो जीव का उपयोग कर रहे हैं ना सीधा, तो इसलिए क्या होगा? जैविक नियंत्रण होगा। वायरस क्या है बेटा? जीव है ना, तो जीव का उपयोग करना किसी हानिकारक जीव को कंट्रोल करने के लिए, उसको क्या कहेंगे? जैविक नियंत्रण। सिंपल सा है ना ये चीज। तो इसीलिए ये कैसा होगा बेटा? जैविक नियंत्रण होगा। इसके लिए लास्ट पॉइंट जो है इसमें लिख लेना बेटा, ये क्या है? एक जैविक नियंत्रण है। क्या है ये? जैविक नियंत्रण। लेकिन बीटी कपास का उपयोग करना किस प्रकार का नियंत्रण था? कर्षण नियंत्रण था। हो गई चीज क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं। चलिए, लिख लिया? लिख लो। एग्जाम में बेटा ये लॉजिकल चीजें पूछी जाती है, और लॉजिकल चीजों का आंसर कब दिया जाता है? जब आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं हो, आपको पता हो कि आपको किस जगह पर जाना है। ठीक है, हमें सही दिशा पता होना चाहिए, सही रास्ता पता होना चाहिए। इसको सोचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं कि सर हम छिड़काव कर रहे हैं, तो छिड़काव तो किसका करते हैं? रसायनों का। इसीलिए कहा ना रासायनिक नियंत्रण है ना। दूसरा, हमने यहाँ पर फसल पर छिड़काव करा तो फसल प्रतिरोधी हो गई, तो इसको कर्षण नियंत्रण कह दिया आपने। तो ऐसा नहीं है बेटा, हमने यहाँ पर सीधा सीधा उपयोग किसका करा है? जीव का। इसीलिए उसको क्या कहेंगे? जैविक नियंत्रण कहेंगे। अगर हम यहाँ पर इससे कोई फसल बना लेते तो वो कैसा हो जाता? कर्षण नियंत्रण हो जाता, जैसा बीटी में हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो 3 हमारे अलग अलग क्या है? जैविक नियंत्रक है। क्या है बेटा? जैविक नियंत्रक है। जैविक नियंत्रक जो है वो हमारे पास 3 है जो कंफ्यूज करते हैं सबसे ज्यादा। एक तो है इसके अंदर कौन सा बेटा? ट्राइकोग्रामा। कौन सा है? ट्राइकोग्रामा। दूसरा जो है वो कौन सा है बेटा? ट्राइकोडर्मा। कौन सा है? ट्राइकोडर्मा। और तीसरा जो है बेटा वो कौन सा है? जाइगोग्रामा। कौन सा है? एक जैसे नाम है या नहीं है ना। अब ट्राइकोग्रामा जो है इसको इंग्लिश में भी लिख लो।
ओके, इसमें कोई डाउट किसी को? तीनों नाम समझ गए। अब यहाँ पर हमने जो अभी तक पढ़ा है अपने कोर्स में वो कौन सा है बेटा? ट्राइकोग्रामा। क्या पढ़ा है? ट्राइकोग्रामा। तो इसके लिए बात करें, सबसे पहली चीज ये क्या होता है बेटा? अंड परजीव्याप है या नहीं है? सॉरी, ये तो जानते हो ना ट्राइकोग्रामा को, क्या है ये? अंड परजीव्याप है। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है कि ये आखिरकार होते क्या है। दूसरी चीज बात करें बेटा ट्राइकोडर्मा, तो ट्राइकोडर्मा क्या होती है बेटा? जैव कवकनाशी। क्या होती है बेटा ये? जैव कवकनाशी। और तीसरी बात करें बेटा तो ये जाइगोग्रामा, ये क्या होता है? वेरी गुड, क्या है ये? गाजर घास का जैविक नियंत्रक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? जैविक शाकनाशी है। क्या है बेटा ये? जैविक शाकनाशी है। लेकिन याद क्या रखना है इन तीनों के लिए कि ये तीनों आखिरकार क्या चीज होते हैं। ये तो इनके काम थे जो हमने देख लिए, ठीक है। आखिरकार क्या चीज होती है? तो ट्राइकोग्रामा जो था बेटा वो अपने अंडे किसके अंडों पर देता था? लेपिडोप्टेरा गण के कीटों के अंडों पर। तो वो क्या है? वो कीट है या फिर वायरस है, बैक्टीरिया, क्या चीज है? कीट है। क्या है बेटा? कीट है। कीट जो है वो कौन से गण का है? हाइमेनोप्टेरा का। किसका? हाइमेनोप्टेरा गण का कीट है, ठीक है। फिर बात करें हमारे पास दूसरा कौन सा बेटा? ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा क्या है? जैव कवकनाशी। मतलब ये आखिरकार होती क्या है? कवक होती है। क्या होती है बेटा? ये कवक होती है। कवक जो है किसकी है बेटा? ये ड्यूटेरोमाइसीट्स की। किसकी? ड्यूटेरोमाइसीट्स। ओके, ये क्या है? इसका एक तरह से हम कह सकते हैं इसका कुल है। और लास्ट बात करें किसकी? जाइगोग्रामा की, जो क्या है बेटा? जैविक शाकनाशी है। और इसको शाकनाशी कहना हमारे लिए थोड़ा सा गलत है। कारण क्या है बेटा? कि शाकनाशी जो है वो क्या होते हैं? रसायन होते हैं। क्या होते हैं? रसायन। पर ये रसायन नहीं है, ये तो क्या है? एक जीव है। तो हम कह सकते हैं जैविक शाकनाशी की जगह जैविक नियंत्रक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? सिंपल जैविक नियंत्रक कह सकते हैं। अब ये जैविक नियंत्रक जो है ये क्या होता है बेटा? कीट होता है। क्या होता है? कीट। अब जो हमारे पौधों को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाले जो कीट हैं वो कौन से गण के थे? गण बताओ बेटा। वेरी गुड, कौन सा था? कोलियोप्टेरा। तो ये कौन से गण का कीट है बेटा? कोलियोप्टेरा गण का कीट है। और कोलियोप्टेरा गण के जितने भी कीट होते हैं बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? बीटल कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करें इसके अंदर तीसरी चीज, तो हमारा ट्राइकोग्रामा जो है उसके लिए याद क्या रखना है? किसका नियंत्रण करता है बेटा? ये लेपिडोप्टेरा गण के कीटों का। किसका? लेपिडोप्टेरा गण के कीटों का। क्या करेगा? नियंत्रण करेगा, ठीक है। फिर बात करें बेटा ये जो हमारी ट्राइकोडर्मा है ये क्या है? एक जैव कवकनाशी है। क्या है ये? जैव कवकनाशी। और ये खुद कवक है। तो ये किसका नियंत्रण करेगी बेटा? कवक का। कवकनाशी किसका नियंत्रण करेंगे? कवक का। तो ये किसका नियंत्रण करती है बेटा? मृदा एवं बीज जनित। किसका नियंत्रण करेगी? मृदा एवं बीज जनित कवकों का नियंत्रण करती है, ठीक है। और लास्ट बात करें वो आपको पता है बेटा, वीट साइंस में आप पढ़ चुके हो, ये किसका नियंत्रण करते हैं? पार्थीनियम का। किसका? खरपतवार का नहीं करेंगे बेटा, सिर्फ पार्थीनियम याद रखना है, ठीक है। पार्थीनियम जो है उसका दूसरा नाम क्या है बेटा? वेरी गुड, क्या नाम है? गाजर घास। क्या नाम है इसका? गाजर घास। तीसरा नाम क्या है इसका? वेरी गुड, क्या नाम है? कांग्रेस ग्रास। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? खरपतवारों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवारों का राजा, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? कांग्रेस ग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस ग्रास, ठीक है। तो ये क्या है? इसके चार नाम है। किसके? गाजर घास के। तो ये गाजर घास जो है उसके लिए पार्थीनियम स्टेरोफोरस को
या गाजर घास कहो या खरपतवारों का राजा कहो या फिर कांग्रेस घास कहो, एक ही चीज है, इनका नियंत्रण ये करते हैं। तो ये तीनों इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि तीनों के नाम एक जैसे हैं, तीनों के नामों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आपको ट्राइकोडर्मा की जगह ट्राइकोग्रामा दे दिया तो आप वहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्राइको ही तो है दोनों के अंदर, ठीक है। तो एक क्या है ट्राइकोडर्मा है, एक क्या है ट्राइकोग्रामा और एक क्या है जाइगोग्रामा। तीनों अलग अलग जीव हैं, तीनों का अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसको रटने की जरूरत है क्या? क्लास में मैं रटा दूंगा आपको, क्लास में मैं याद करा दूंगा इस चीज को, ठीक है। 2-3 दिन तक रोज पूछूंगा तो अपने आप याद करोगे, अपने आप बोल दोगे उसको। चलो एक बार बोल दें वापस, ट्राइकोग्रामा जो है वो क्या है बेटा? अंड प्रतिव्याप। ट्राइकोग्रामा की जगह अगर ट्राइकोडर्मा आ गया तो वो क्या है बेटा? जैव कवकनाशी। क्या है? जैव कवकनाशी। और जाइगोग्रामा जो है ये क्या है? जैविक नियंत्रक है। फिर बात करें ये नियंत्रण किसका करते हैं बेटा? तो ट्राइकोग्रामा किसका नियंत्रण करता है? लेपिडोप्टेरा गण के कीटों का। नियंत्रण किसका करता है? लेपिडोप्टेरा गण के कीटों का। ट्राइकोडर्मा किसका नियंत्रण करती है? मृदा और बीज जनित कवकों का या कवक से होने वाले रोगों का। जाइगोग्रामा किसका नियंत्रण करेगा? पार्थीनियम या गाजर घास या खरपतवारों का राजा या फिर कांग्रेस घास, ठीक है। फिर बात करें ट्राइकोग्रामा जो है ये आखिरकार होता क्या है? कीट होता है हाइमेनोप्टेरा गण का। ट्राइकोडर्मा जो क्या होती है बेटा? ये कवक होती है। और जाइगोग्रामा जो है क्या होता है बेटा? कीट होता है। कौन से गण का? कोलियोप्टेरा का। इसीलिए क्या कहते हैं? बीटल कहते हैं। और यहीं पर याद रख लो बेटा इस चीज को, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कहां से लाए थे बेटा? मैक्सिको से। कहां से? मैक्सिको से। तो इसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिकन बीटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिकन बीटल। मैक्सिको कौन से देश में है वो भी मैं याद करा दूंगा। मैक्सिको बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बेटा। एक सुना हुआ है कि मक्का मदीना क्या है? क्या होता है मक्का मदीना? क्या है बेटा? मुसलमानों का एक बहुत ही पवित्र स्थल है ना। अगर हम बात करें केदारनाथ, सोमनाथ, हरिद्वार, ये क्या है? हिंदुओं का पवित्र स्थल है, ठीक है, हमारे तीर्थ है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे किसकी बेटा? हमारे एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर का तीर्थ स्थल कहां पर है? मैक्सिको में है। कहां पर है? मैक्सिको में। क्यों है वो कल बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।